गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप हिंदवाजी में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम इकोलॉजी पढ़ रहे थे। इकोलॉजी के हमने एबायोटिक बायोटिक फैक्टर दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हम प्रकाश और प्रेसिपिटेशन ये दो पढ़ चुके। आज हमारा जो फैक्टर है अजैविक कारक, आज है तापमान। टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इस पृथ्वी पर जो तापमान का सोर्स है वो सूर्य को माना जाता है, एवं पदार्थ की जो ऊष्मा को मापने का जो तरीका है वो तापमान पर डिपेंड करता है। पदार्थ की ऊष्मा के मापन का महत्वपूर्ण पैमाना है। पदार्थ गर्म है, ठंडा है, तो ऊष्मा का मापन, पदार्थ में ऊष्मा कितनी है उसका मापने का ये एक पैमाना है तापमान। इसे सेल्सियस सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट आदि में इसके ये यूनिटें जो यूज की जाती हैं अलग अलग डिफरेंट साइंसेस में, अलग अलग केल्विन एवं केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इस तरह से काफ़ी सारी यूनिटें जो यूज की जाती हैं, और इसको हम किसी पदार्थ के ऊष्मा को हम उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। MKS पद्धति सुना होगा आपने, आप ये MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेंटीमीटर, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। इसे MKS पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति में हम इसको सेल्सियस के रूप में मेजरमेंट करते हैं, सेल्सियस। तो तापमान को मापने के लिए हम सेल्सियस यूज करते हैं, और ये MKS पद्धति में हम इसको सेल्सियस यूज करते हैं। MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड है ना। किसी कंपाउंड को यदि हम मेजरमेंट करना हो, MKS पद्धति ले रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि मीटर किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, सेकंड। तो इसमें हम सारे यूनिट सेम उसमें रखते हैं, सेम इकाई में, जिससे कि मेजरमेंट करना आसान हो। इस पैमाने में पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री, इस पैमाने में पानी का जो जमाव होता है, पानी के जमाव को 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी जब जमता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पैमाने में, इस मेजरमेंट में, MKS पद्धति में हम पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रदर्शित करते हैं, और पानी का जो बॉईल हो जाता है, बॉईल करने का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री होता है। फिर इसको हम बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, और इस तरह से हम किसी एक पूरी पैमाना देते हैं। तापमान एक प्रमुख अजैविक जलवायु वातावरणीय कारक है। तापमान हम पहले भी देख रहे थे कि ये इकोसिस्टम जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसको हमने एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर में डिवाइड किया था, और एबायोटिक फैक्टर में ही हमारा ये टेम्परेचर आता है। तो इसी में हमने पहले प्रकाश पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन पढ़ा है, और ये तापमान थर्ड है।
पृथ्वी पर ताप का प्रमुख स्रोत सूर्य है। इस पृथ्वी के ऊपर जो तापमान, पृथ्वी क्या यदि इस अंतरिक्ष में भी हम देखें तो तापमान का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। ऐसे ही सूर्य इस पूरे सौरमंडल में एक नहीं अनेक हो सकते हैं। ऐसा ये एक सौरमंडल है हमारा, एक पृथ्वी का ये एक सौरमंडल है जिसमें हम कहते हैं कि सूर्य है और ये 9 ग्रह माने जाते हैं। इसमें उपग्रह, इनके ग्रह के उपग्रह भी कहे जा सकते हैं। और तो इसमें एक सौरमंडल में एक सूर्य है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि सूर्य 2 प्रकार से हमारे को ऊर्जा देता है, एक तो प्रकाश देता है, एक विकिरण देता है। तो विकिरण जो आती है वो टेम्परेचर का काम करती है, लाइट आती है तो वो प्रकाश करती है। तो सूर्य इस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है एक सौरमंडल में। तो पृथ्वी के ऊपर भी जो ऊर्जा या प्रकाश या तापमान जो आता है वो सूर्य के कारण आता है। पृथ्वी की 2 गतियां पाई जाती हैं। जो सन है वो ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है, ऊर्जा का प्रमुख सोर्स सूर्य है। पृथ्वी की 2 गतियां पाई जाती हैं। पृथ्वी की 2 गतियां पाई जाती हैं, एक तो घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति, दूसरी परिक्रमण गति। ठीक है, तो पृथ्वी 2 तरह से गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होती है? अपनी धुरी के ऊपर घूमना। परिक्रमण गति क्या होती है? कि दूसरे की परिक्रमा लगाना। तो जैसे ये यदि सन माने हम, तो पृथ्वी यदि घूम रही है तो इस तरह से वो चारों तरफ घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी 2 गतियां करती है, घूर्णन गति करती है, परिक्रमण गति करती है। अपनी जगह पर ही पूरा घूमना ये घूर्णन कहलाता है, और परिक्रमण किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना ये परिक्रमण कहलाता है। तो जैसे हम सौरमंडल देखें कि ये सन है, तो यहाँ पर ये इस तरह से ये अलग अलग ग्रह पाए जाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इस तरह के उपग्रह पाए जाते हैं। ये यहाँ पर सन है, इसे हम सन कहते हैं। तो इस उपग्रह में जैसे पृथ्वी है अपनी इसी जगह पर, पृथ्वी है जो इसी जगह पर गति कर रही है, तो ये घूर्णन गति कहलाती है। और ये चारों तरफ जो गति करती है उसको परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी जो है जो अपनी धुरी के ऊपर कुछ झुकी हुई होती है। जैसे ये झुकी के माने एक अक्ष है, ये 90 डिग्री का इसका अक्ष है, तो पृथ्वी कुछ झुकी हुई दिखती है, झुकी हुई। अपनी धुरी के ऊपर कुछ झुकी हुई होती है। तो इस तरह से पृथ्वी कुछ झुकी हुई होती है। यदि ये सीधी होती तो सीधा इस तरह से आता, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से झुकी हुई, जबकि ये यहाँ पर होनी चाहिए। इस तरह से कुछ झुकी होती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कुछ जगह कुछ झुकी हुई होती है, और ये झुकी होती है, इसका फायदा है कुछ, वो ये फायदा है कि यदि ये पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो सूर्य से हमेशा जब वो चक्कर लगाती तो बिल्कुल उसकी एक दिशा सूर्य के सामने होती, या फिर यदि घूमती तो ये केवल जैसे फिक्स दूरी, जैसे इधर की ये दूरी है कि यहाँ पर ये सूर्य की प्रकाश पड़ता और इस साइड में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, तो ध्रुवों की तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता यदि ये झुकी हुई नहीं होती तो। लेकिन पृथ्वी झुकी हुई होती है, इसलिए ये इस तरह से घूमती है कि जो ध्रुवों की तरफ भी प्रकाश पहुंचता है और इसकी चारों तरफ जो सरफेस है उस पर भी प्रकाश पहुंचता है।
तो झुकने के कारण ही इसमें मौसम परिवर्तन पाए जाते हैं। झुकने के कारण सबसे मुख्य कारण है कि झुकने के कारण सूर्य की किरणें किसी जगह पर सीधी पड़ती हैं और किसी जगह पर टेढ़ी पड़ती हैं। अब सीधी जहाँ पड़ती है वहाँ पर गर्मी पड़ेगी, टेढ़ी जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर सर्दी पड़ेगी, और जहाँ पर पड़ती ही नहीं है वहाँ पर नाइट होगी, और जहाँ पर सूर्य किरणें पड़ती है वहाँ पर दिन होगा। तो ये दिन रात मौसम ये सब पृथ्वी की जो अपने ध्रुव से टेढ़ापन होता है उसके कारण पॉसिबल होता है। और उसके साथ में ये दो गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति, जिसके कारण समय और स्थान पृथ्वी के ऊपर दिन और रात का और मौसम का बदलता रहता है। ठीक है, तो दो चीज़ें हुई इसमें कि ये अपने ध्रुव पर झुकी होती है, ध्रुव पर झुकी होती है। पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी ध्रुव पर झुकी हुई होती है। तो इस झुकी होने के कारण पहला तो क्या है कि इसके ध्रुवों की तरफ भी जो प्रकाश की किरणें वो पहुंच पाती हैं, जिससे मौसम बदलते रहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति और परिक्रमण के कारण इनके दिन और रात बनते हैं और मौसम बदलते रहते हैं। तो ये सारे इस पृथ्वी के लक्षण हैं जिसके कारण ऐसा होता है। सूर्य प्रकाश हमेशा एक समान देता है, लेकिन जो हिस्सा पृथ्वी के सामने होता है उसको प्रकाश अच्छे से मिलता है और वहाँ पर दिन होता है और गर्मी होती है। लेकिन जो हिस्सा पृथ्वी से जो सूर्य की तरफ नहीं होता है, पृथ्वी के पीछे की तरफ होता है, तो इसका मतलब वो रात हो गई, और रात हो गई तो वहाँ पर ठंड भी रहेगी और अंधेरा भी होगा। तो इस तरह से ये दोनों क्रियाएं कंटिन्यूस चलती रहती हैं पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति के कारण। तो जुलाई के अंदर जुलाई मंथ है, जुलाई के महीने में जो पृथ्वी है सूर्य के सर्वाधिक पास होती है। जुलाई के महीने में सूर्य के सर्वाधिक पास में होती है, लेकिन जनवरी में सर्वाधिक दूरी पर होती है। ठीक है, जुलाई के महीने में सूर्य के सर्वाधिक पास होती है। सर्वाधिक पास होने के कारण जुलाई के महीने में जून जुलाई जो होता है उसमें गर्मी तेज पड़ती है, तो इससे क्योंकि वो सूर्य के पास होती है इसलिए गर्मी पड़ती है। लेकिन जनवरी में वो दूर होती है तो वहाँ जनवरी में सर्दी पड़ती है, क्योंकि दूर होती है तो सूर्य की किरणें कम पहुँचती हैं और वहाँ पर सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मौसम है 6 ऋतुएं बदलती हैं, वो इसी तरह से बदलती रहती हैं कि जुलाई में मैक्सिमम गर्मी पड़ रही है तो जनवरी में सर्दी पड़ रही है। इस तरह से वो अपना जैसे यहाँ पर रोटेशन देखें पृथ्वी का कि यहाँ पर है, इसका मतलब ये मान लो जनवरी मान लें कि जनवरी में यहाँ पर ये सर्दी पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गर्मी पड़ेगी क्योंकि पृथ्वी पास में है और ये होगा जुलाई महीना। ठीक है, पृथ्वी घूमती हुई यहाँ पर आ गई तो ये जुलाई का महीना होगा और जहाँ पर गर्मी तेज पड़ेगी और पृथ्वी यहाँ पर है तो इसका मतलब दूर है और यहाँ पर सर्दी पड़ेगी और जनवरी का महीना है। सूर्योदय के आसपास तापमान सबसे कम होता है। एक और ध्यान देने की बात है कि जब सूर्योदय होता है, जब पृथ्वी सूर्योदय जैसे ही घूमता है तो उस समय जो ठंडा रहता है, पृथ्वी का पीछे वाला भाग होता है वो सामने आता है, तो इसका मतलब सूर्य उदय के समय जो टेम्परेचर होता है वो सर्वाधिक कम होता है, उस टाइम ठंड रहती है। सर्दियों में हम देखते हैं कि जैसे ही सूर्य निकलता है उस टाइम ठंड बढ़ती है, अदरवाइज रात के समय इतनी ठंड नहीं रहती है। तो सूर्य उदय के समय सर्वाधिक ठंड होती है एवं मध्य दिन, जो दिन का मध्य दिवस के टाइम में 2-3 घंटे तक, मध्य दिवस के बाद 2-3 घंटे तक जो सूर्य प्रकाश है या सूर्य की जो गर्मी है, तापमान है, वो सर्वाधिक होता है। तो हम दिन के बारे में देखें तो सूर्य उदय के समय टेम्परेचर सर्वाधिक कम होता है
और सूर्य उदय के बाद जो मध्य दिवस के 2-3 घंटे हैं उसमें गर्मी या टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। ठीक है। अधिकतम तापमान रेगिस्तान में नोट किया गया है। अब टेम्परेचर नोट करते हैं तो इसके अर्थ सरफेस पर नहीं रखते हैं, इससे 2-3 फीट की ऊंचाई पर थर्मामीटर रखते हैं और फिर टेम्परेचर नोट किया जाता है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर सर्वाधिक नोट किया गया है वो 60 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। सर्वाधिक टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि रेगिस्तान में है। और निम्नतम तापमान -70 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है, जो कि साइबेरिया में पाया जाता है। साइबेरिया, ठीक है। साइबेरिया की हमने पहले बात की थी। साइबेरिया से जो साइबेरियन क्रेन है वो भरतपुर के बर्ड सेंचुरी पार्क में आती हैं, क्योंकि उधर उस टाइम माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे क्लाइमेट में जब वहाँ पर ये माइनस वाला टेम्परेचर स्टार्ट होने लगता है, उस टेम्परेचर में ये साइबेरियन क्रेन वहाँ से उड़ते हैं और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक का उपयोग करते हुए सन या प्रकाश को ध्यान में रखते हुए वो एक फिक्स दिशा में उड़कर और भरतपुर केवलादेव अभयारण्य में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो आते हैं। आने के बाद अपने घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाने के बाद में वो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करने के बाद जब उनके बच्चे अंडों से निकलते हैं, अंडे से निकलने के बाद में वो उड़ने लायक हो जाते हैं, उसके बाद वो वापस से माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह से उनका साल भर, मतलब साल में फिक्स टाइम पर उनका आना और फिक्स टाइम पर जाना रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक टेम्परेचर 60 डिग्री रेगिस्तान में होता है। तो रेगिस्तान में उस टाइम जीवों का बहुत हार्श कंडीशन होती है, तो उसमें क्लाइमेट्स बहुत डिफिकल्ट होता है जीना। निम्नतम तापमान जैसे -70 डिग्री है, वो साइबेरिया में नोट किया गया है। ठीक है। इसी तरह से सरोवरी स्वच्छ जलीय आवास का अनुक्षेत्र वर्गीकरण तापमान के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे ही हम यदि किसी तालाब का भी यदि देखना चाहें, तो जैसा कि हमने प्रकाश में किया था, प्रकाश के समय प्रकाश में हमने प्रकाश की प्राप्ति के द्वारा प्रकाश कहाँ तक पहुँचता है, तालाब को हमने 4 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमने नीचे वाले परत को प्रोफंडल जोन कहा था, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो तालाब बहुत ऐसे कम होते हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता, क्योंकि तालाब की गहराई कम हो गई है। लेकिन जिसकी 15 फीट से ज़्यादा गहराई होती है, तो वहाँ पर वो चौथी जोन हमारी प्रोफंडल जोन होती है, जो पाई जाती है। तो इसी तरह से तापमान के आधार पर भी तालाब को डिफरेंट परतों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें इसकी पहली परत है एपिलिम्नियम। ये जो परत है एपिलिम्नियम, एपिलिम्नियम में 21 डिग्री तक टेम्परेचर पाया जाता है। 21 डिग्री तक टेम्परेचर हो सकता है इसका, इस परत का। उसके बाद दूसरी परत पाई जाती है थर्मोसाइक्लिन। थर्मोसाइक्लिन लेयर होती है, जिसका टेम्परेचर भी 9 से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। 9 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद तीसरी परत है हाइपोलिम्नियम। जिसका टेम्परेचर 5 से 9 डिग्री रहता है। 5 से 9 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस तरह से ये 3 लेयर होती हैं। एपिलिम्नियम, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है कि यहाँ पर सूर्य प्रकाश उनके ऊपर गिरता है, तो टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बदलता है, तो ये इसमें ज़्यादा परिवर्तन होता है और 21 डिग्री तक टेम्परेचर रह सकता है पानी का। इसके बाद जो इसके नीचे वाले थर्मोसाइक्लिन जो लेयर है,
इसमें 9 से 21 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तो ये दोनों परतें आपस में चेंज होती रहती हैं। जैसे दिन के समय, क्योंकि पानी दिन में एकदम से गर्म नहीं होता है, शाम तक गर्म होता है, तो रात में धीरे धीरे ठंडा होता है, तो जल्दी से ठंडा भी नहीं होता है। लेकिन रेगिस्तान में क्या होता है कि दोपहर में बालू रेत तपती है, शाम तक वो जलने लग जाती है, और सुबह तक वापस आते आते ऐसे ठंड हो जाती है कि वो कभी गर्म ही नहीं थी। तो लेकिन पानी के स्रोत में क्या होता है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, पर फिर भी जैसे इस डिग्री टेम्परेचर इस ऊपर की लेयर का बना रहता है, तो ये नीचे वाली का 9 से 21 तक बना रहता है। और हाइपोल्यूमिनियम लेयर बहुत कम परिवर्तित रहती है, क्योंकि इसमें फिर जीव रह पाते हैं। तो जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ऊपर वाले लेयर जमने का चांस बढ़ जाता है इसका, तो ये ऊपर जम जाती है, लेकिन नीचे पानी बना रहता है, इसलिए जीव उसमें सुरक्षित रह पाते हैं। तो हमने पहले भी इसको प्रकाश के आधार पर डिवाइड किया था, अब हमने इसको तापमान के आधार पर डिवाइड किया है, तालाबीय आवास को। तालाबीय आवास, ये तालाबीय आवास है। इस आवास को हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से जीव कितने टेम्परेचर पर रहते होंगे, और पानी का जो लेयर है वो कितने टेम्परेचर में परिवर्तित होती हैं, कि कितनी दूरी तक वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। तो एक एपिलिम्यून है 21 डिग्री टेम्परेचर तक, तो ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर यहाँ ये सहन कैपेसिटी है कि वो इसी के अंदर पाए जाते हैं, जो इस टेम्परेचर को सहन कर सके। थर्मोसाइक्ल में 9 से 21 वाले फ्लक्चुएशन वाले जो जीव है वो यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन जो होमोथर्मल जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो फिर इसमें रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है। तो अभी तक हमने देखा है कि जैसे तापमान हमारा फैक्टर था वो एबायोटिक फैक्टर एनवायरनमेंट का, जिसको MKS पद्धति में हम सेल्सियस में नापते हैं, और इसको वैसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन भी कह सकते हैं। केल्विन इस रूप में भी नापा जाता है पैमाने डिग्री का। पानी का जमाव 0 डिग्री हो जाए और पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाए, इसको बराबर बांट के और फिर पैमाना तैयार किया जाता है थर्मामीटर में तापमान का। और सन से ऊर्जा का, जो सन है वो ही इसकी ऊर्जा का, जो तापमान का मुख्य स्रोत क्या है, सन है। उसके अलावा पृथ्वी की 2 गतियाँ पाई जाती हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। पृथ्वी ध्रुवीय पर झुकी होती है, तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण दिन और रात, है ना, इनके कारण, जैसे एक तो गति, जैसे घूर्णन गति, फिर परिक्रमण गति, और ध्रुव पर झुकी होना, है ना। पृथ्वी के ये हैं, पृथ्वी के गुण है, ध्रुवी पर झुके होना। इन तीनों के कारण क्या रहता है कि सबसे पहले दिन और रात बन पाते हैं, दिन और रात बनते हैं। फिर मौसम बनते हैं, मौसम सर्दी, गर्मी, बरसात होती है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात होती है। और यहाँ पर ध्रुवों तक, इसी के कारण क्या होता है कि ध्रुवों पर भी प्रकाश पहुंच पाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ध्रुव पर झुके होने की प्रवृत्ति, इन तीनों के कारण दिन और रात, मौसम सर्दी गर्मी होते हैं, और ध्रुवों पर भी प्रकाश पहुंच पाता है। तो ये हमारे तापमान का हमने मोटा मोटा अध्ययन किया है। जनवरी में सबसे अधिक दूरी पर पाया जाता है, ये पृथ्वी है जो सन से अधिकतम दूरी पर होती है, जो हमने सौर मंडल बनाया था जिसमें कि पृथ्वी बहुत दूरी पर होती है, तो वो जनवरी का समय होता है। लेकिन पृथ्वी सर्वाधिक पास में होती है तो जुलाई का समय होता है, तब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। फिर उसके बाद में जब दिन निकलता है, हम कहते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय के समय टेम्परेचर सबसे कम होता है, जबकि मध्य दिवस मतलब बीच वाले दिन जैसे 12-1 बज गया तो उसके 1-2 घंटे तक फिर वो टेम्परेचर हाईएस्ट होता है दिन का, मतलब पूरे दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर मध्य दिवस के 1-2 घंटे बाद तक का होता है। उसके बाद फिर वापस से ठंड होने लग जाती है। जैसे हम देखते हैं ना 12 बजे से 1-2-3 बजे तक हम देखें तो गर्मी ज़्यादा होती है, फिर 3 बजे बाद में दिन ढल जाता है, ऐसे बोलते हैं हम।
तो वो फिर टेम्परेचर हमारा कम होने लगता है। सर्वाधिक टेम्परेचर रेगिस्तान में नोट किया गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री पर यदि 60 डिग्री टेम्परेचर हमारा हो जाए तो शायद संसार में कोई बचेगा नहीं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री। अब 37 डिग्री के बाद में 38 डिग्री 39 डिग्री होता है तो हम बीमार हो जाते हैं और हमारे फीवर नाप लिया जाता है और हमारी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यदि टेम्परेचर और ज़्यादा पहुंच जाए 39 से 40 पहुंच जाए तो समझ लो कि शरीर का बचना मुश्किल है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे एंजाइम्स हैं, जिनकी हाईएस्ट, क्योंकि एंजाइम है जो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, मिड टेम्परेचर पर, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो 37 से 36 हो जाए तो भी काम करते रहते हैं, 37 से 38 हो जाए तो भी काम करते रहते हैं। लेकिन यदि इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें कहते भी हैं कि जैसे एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी यदि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो डबल हो जाती है। ठीक है, यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए तो हमारे जितने भी एंजाइम हो सबकी एक्टिविटी डबल हो जाएगी। अब डबल हो जाएगी तो इसका मतलब शरीर भी डबल होना चाहिए ना, इसलिए शरीर खत्म हो जाता है, डबल हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। क्योंकि इतने टेम्परेचर पर हमारे जो सेल है वो अपना इन्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन नहीं रख पाती है। पहले हम बात कर रहे थे कि एक सेल में 65% से 90% तक जो पानी पाया जाता है सेल उसको मेंटेन रखती है। अब सेल उसको मेंटेन रखने के लिए यदि पानी कम है तो अंदर सोखती है, पानी ज़्यादा है तो उसको बाहर निकालती है। फिर उसका इन्वायरमेंट, जैसे हम अपने जो पढ़ाई स्टडी रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने की सोचते हैं, जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम हीटर लगा लेते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री तक रहे। फिर हम गर्मियों में फिर कूलर लगा लेते हैं, कूलर से काम नहीं चलता तो एसी लगा लेते हैं, फिर हम उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड से वो कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो इस तरह से हम हमारी फेवरेबल कंडीशन देखते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो प्रकृति के अंदर जो रहता है वह प्राणी वह सबसे मोस्ट फिट प्राणी होता है जो नेचर में स्वतंत्र रूप से रहता है। यदि हमने आर्टिफिशियल कंडीशन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, हम आर्टिफिशियल कंडीशन मतलब हमने मकान बनाया, पहले मनुष्य भी जंगल में रहता था, तो मनुष्य जंगल में रहता था तो इसका मतलब वो जंगली जीव था और वो उसी तरह से उसकी स्टेमिना थी, इम्यून सिस्टम था। अभी कोरोना के टाइम हम देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ये सब क्या है कि जैसे फिर भी इंडिया में हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो इतनी चेंज नहीं हुई, लेकिन ये बहुत क्विकली बहुत फास्टली चेंज हो रही हैं, जिसमें हम फास्ट फूड की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन हमारा जब यदि हम एंशिएंट टाइम देखें, हमारा पुराना काल देखें, तो हमारी जो फूड हैबिट्स थी, हमारे रहने सहने की जो एक्टिविटी थी, हमारे जो क्रियाकलाप थे वो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग थे। लेकिन अब हम धीरे धीरे नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। जैसे हम पहले कच्चे मकान बनाते थे, कच्चा उसका छप्पर डालते थे, तो वैसे मकान गर्मियों में जो ठंडे रहते थे सर्दियों में गर्म रहते थे। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जैसे तापमान है और तापमान हम जैसे बाहर रहते हैं तो हमारे अंदर तापमान सहन करने की कैपेसिटी आती है। एक आदमी जो आज मान लो कि हमारा 35 डिग्री टेम्परेचर है और वो खेत में कटाई कर रहा है बाजरे की, तो इसका मतलब वो उस टेम्परेचर को सहन कर रहा है। लेकिन यदि उस कटाई वाली जगह पर यदि एसी में जो बैठा रहता है रेगुलर, उसको उठा के वहाँ रख दिया जाए, कुछ काम करा दिया जाए उससे, तो वो शाम तक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा और हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में उसको एडमिट करना पड़ेगा। आईसीयू वार्ड जहाँ पर आर्टिफिशियल कंडीशन उसको सारी दे दी जाती है कि बॉडी को कुछ भी नहीं करना पड़े, है ना, बॉडी को कुछ भी नहीं करना पड़े, खिलाए पिलाए रुलाए सब कुछ डॉक्टर करें, वो रूम करें, इस तरह की उसको कंडीशन दे दी जाती है। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि यदि हम किसी इकोसिस्टम में किसी मतलब इकोलॉजी के अंडर में हम बात कर रहे हैं तो उस जीव का इंटरेक्शन हम जैविक और अजैविक दोनों कारकों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम तीसरा जो कारक हमारा अजैविक कारक प्रकाश, ये तापमान, हमने अभी पहले पढ़ा प्रकाश पढ़ा, प्रेसिपिटेशन बारिश पढ़ी, पानी पढ़ा, और उसके बाद ये हमारा तीसरा टॉपिक तापमान चल रहा है। तो तापमान में हम देखते हैं कि जैसे तापमान भी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन यदि जो काम करने वाला उसमें जो जीव है यदि वो उसके नेचुरली उसमें अडेप्ट कर लेता है तो फिर वो एक टेम्परेचर की रेंज को सहन कर पाता है।
इसमें हमने देखा कि जैसे स्थल मंडल में हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री टेम्परेचर है और -70 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पे कोई तो रहते हैं, हम कहते हैं कि रेगिस्तान का जहाज ऊँट है, तो इसका मतलब ऊँट वगैरह इस तरह की कुछ जातियाँ स्पीसीज वगैरह, कुछ प्लांट स्पीसीज हैं, कुछ हमारे मनुष्य भी हैं जो कि ऐसे टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ रहते हैं। तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ हम उनकी खाने की हैबिट अलग होंगी, उनके रहने की हैबिट अलग होंगी और उनके बचाव करने की कुछ हैबिट्स अलग होंगी। मतलब उन्होंने उस क्लाइमेट को अपने रहने योग्य बनाया होगा, वो किस तरह से, कुछ मॉडिफिकेशन करके। और इसी तरह से जो साइबेरिया है उसमें -70 डिग्री, मतलब हम कल्पना करें कि 0 डिग्री पर जब हमारी बर्फ़ गिर जाती है तो हम बोलते हैं पाला पड़ गया, जहाँ जब कि पूरी नेचर, पूरी प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे सारे सूख जाते हैं, उसके ऊपर पूरी बर्फ़ जमा होती है, तो वो 0 डिग्री की बात है। लेकिन -70 डिग्री जैसे कि हमारे लद्दाख वगैरह, इसमें जो हमारे हिमालय रीजन है, उसमें जब हमारे आर्मी वाले जब पूरा वो करते हैं, बाउंड्री की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब उनको भी इस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती होंगी। तो वो उस क्लाइमेट में अडेप्ट करने के लिए अपने आप को क्या क्या उपयोग, कौन कौन सी सुविधाएं लेते हैं, किस तरह से वो प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो अपने आप को ढालते हैं। लेकिन जो जीव उस क्लाइमेट में नहीं रहता है, यदि उस क्लाइमेट में उसको रखा जाए तो वो बीमार हो सकता है, मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन रहेगा, तो वो जीव बीमार होगा और मर भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये पूरा जो हमने स्थल आकृति के जो देखे कि स्थल में टेम्परेचर 60 डिग्री से -70 डिग्री तक भी हो सकता है, जिसमें जीव पाए जाते हैं। और जल में, जैसे तालाब में, ये टेम्परेचर 5 डिग्री से और 21 डिग्री तक में होता है, क्योंकि पानी ना तो जल्दी से गर्म होता है और ना ही जल्दी से ठंडा होता है। तो पूरे दिन धूप पड़ती है तो वो शाम को थोड़ा बहुत गर्म होने लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 21 डिग्री तक पहुँच जाता है और फिर वापस से ठंड हो जाती है, तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो सुबह तक वो ठंडा हो पाता है। तो इस तरह से तालाब जो पानी है समुद्र में या तालाब में, ये पानी है वो ना तो जल्दी से ठंडा होता है ना जल्दी से गर्म होता है। तो इसलिए जो ऊपर की परत है पानी की, तालाब में जो पानी की ऊपर की परत है उसको एपिलिम्नियन कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर 21 डिग्री तक ही होता है। और इस 21 डिग्री तक टेम्परेचर में जो ऊपर वाले सरफेस में रहने वाले जीव हैं, जैसे मेंढक है, नीचे परत में नहीं जाता है, मेंढक है, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स में हैं, तो ये पाए जाते हैं। थर्मोसाइक्लिन नामों से 21 तक जो टेम्परेचर है दूसरी परत, तो उसमें जो पाए जाने वाले हैं वो फ्लक्चुएशन, मतलब वो ऊपर वाली परत में भी जा सकते हैं, नीचे वाली परत में भी जा सकते हैं, फ्लक्चुएट टेम्परेचर में अपने जीवन यापन करते हैं। और हाइपोलिम्नियन, इसमें हम देखते हैं कुछ कोरल्स हैं, कुछ एल्गी हैं और कुछ बहुत सारी मछलियाँ हैं, उनकी स्पीसीज हैं जो पाई जाती हैं, जिनको टेम्परेचर ज़्यादा सूट नहीं करता, वो एक स्टेबल टेम्परेचर में अपना जीवन यापन करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तापमान एवं जीव, तापमान के साथ जीव का रिलेशन कैसा है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तापमान एवं जीव, तो इस तापमान के साथ में जीव का रिलेशन कैसा है, तो अधिकांश जीव 4 से 45 डिग्री तापमान पर जीवन यापन करते हैं। 4 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकांश जीव अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले लगभग जीव हैं जो 4 डिग्री से और 45 डिग्री तक अपना जीवन यापन करते हैं। न्यूनतम तापमान जिस पर जीव सक्रिय रहता है, ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जीव सक्रिय रहता है, काम करता रहता है, उसको हम मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, मिनिमम इफेक्टिव
टेम्परेचर, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर वह निम्नतम तापमान, वह निम्नतम तापमान जिस पर जीव सक्रिय रहता है, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, वह टेम्परेचर मिनिमम जिस पर कि एक जीव सक्रिय रहता है, अपनी क्रियाकलापों को बनाए रखता है, वह जो मिनिमम टेम्परेचर उसको हम मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद इससे कम तापमान यदि हो जाता है, यदि इस मिनिमम टेम्परेचर के बाद यदि टेम्परेचर नीचे जाता है तो वो जीव क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और इसे हम टिटुरन कोमा कहते हैं, मतलब चिल कोमा कहते हैं, चिल कोमा। कोमा में चला जाता है मतलब कोई सेंस नहीं रहता है किसी को, जीव को जब कोई सेंस नहीं रहता है तो उसको हम कोमा कहते हैं, कोमा में चला गया। लेकिन फिर भी उसकी हार्ट बीट चल रही होती है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है, यहाँ तक कि रेस्पायरेशन भी चल रहा होता है ना, ब्रेन भी चलता है, लेकिन उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो समझने की कैपेसिटी है, वो सुनने की कैपेसिटी है, ये सारी चलती रहती है, लेकिन बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी बंद हो जाती है, मतलब वो सोच भी रहा है तो वो कर नहीं पाता है, तो इसलिए नर्वस सिस्टम है उसका वो काम नहीं कर पाता है। तो इसमें हम कह रहे हैं जो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम ऐसा टेम्परेचर जिस पर जीव सक्रिय रहता है उसको मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। अब जैसे हमने कहा कि 4 डिग्री से और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कोई जीव आराम से रह सकता है, तो इसका मतलब 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर हो गया। अब यदि 4 डिग्री टेम्परेचर से यदि कम टेम्परेचर हो जाता है तो इसका मतलब वो जीव निष्क्रिय हो जाएगा, और ऐसा निष्क्रिय टेम्परेचर मतलब वो ठंडा टेम्परेचर हो रहा है तो इसको हम चिल कोमा कहते हैं। चिल यानी टिटुरन और कोमा, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कि वो चिल हो जाता है, चिल मीन्स फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, जीव जम जाता है, काम नहीं कर पाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो उसको हम चिल कोमा कहते हैं, चिल कोमा कहा जाता है। और अधिकतम टेम्परेचर जिस पर जीव सक्रिय रहता है उसे मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहा जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जीव मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर जीव सक्रिय रहता है उसको हम मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहा जाता है, मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, ये यूनिट होगी। तो मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर जिस पर जीव सक्रिय हो पाता है वो हाईएस्ट हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड बताया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीव अधिकतम सक्रिय होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो निष्क्रिय होने लग जाता है। तो यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, मान लो जैसे फीवर होता है और 102 फ़ारेनहाइट हम नापते हैं, 102 से 105 हो जाती हैं, तो उसके बाद में वो बेहोश होने लगता है और मतलब ब्रेन ब्रस्ट कर सकता है, ब्रेन जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रस्ट कर सकती हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जिसको जीव सहन नहीं कर पाए तो फिर हम उसको हीट कोमा भी कहते हैं, हीट कोमा, हीट कोमा। ठीक है, तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि जीव का तापमान से संबंध क्या है, समझेंगे इसको कि जीव एक इन्वायरमेंट में, एक जगह पर जहाँ पर रहता है तो वो तापमान से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सबसे पहला तो कि जीव 4 डिग्री से 45 डिग्री तक रह सकता है ना, मैक्सिमम जीव, इस पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं उनका लगभग नॉर्मल टेम्परेचर 4 डिग्री से 45 डिग्री तक रहने का होता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर अलग बात है और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अलग बात है। बॉडी टेम्परेचर जैसे हमारा 37 डिग्री है, लेकिन हम 4 डिग्री पर भी काम कर सकते हैं और 45 डिग्री पर भी हम काम करते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारे गर्मियों में टेम्परेचर 46-47 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच जाता है।
तो हम उस टेम्परेचर पर भी काम करते हैं। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर जितने जीव पाए जाते हैं उनका एक रेंज, जो टेम्परेचर रेंज है वो 4 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बीच में जो जीव है आराम से सक्रिय बना रहता है। लेकिन यदि 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, इस 4 डिग्री को हम मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं और इस 45 को हम मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर हो गए, मिनिमम इफेक्टिव एंड मैक्सिमम इफेक्टिव। इससे नीचे यदि टेम्परेचर चला जाता है, 4 डिग्री से नीचे जाता है, तो इसको हम चिल कोमा कहते हैं, क्योंकि इसमें जीव निष्क्रिय हो जाता है। मतलब 4 डिग्री से नीचे और चला जाए, पाला पड़ गया, पाले से भी यदि और माइनस में चला जाए तो जीव जो जैसे पानी में पाया जाता है, कोई बाहर जीव पाए जाते हैं, पक्षी हैं, पाला पड़ने पर पक्षी मर जाते हैं, घोंसलों में मर जाते हैं, पेड़ पौधों पर बैठे हुए मर जाते हैं। तो इसका मतलब वो चिल कोमा कहलाता है कि वो कोमा में चले जाते हैं, चिल हो जाते हैं वो। यदि उनको उसी टाइम यदि ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो फिर वो मर जाते हैं। बहुत सारे पक्षी मरते हैं ऐसे मिनिमम टेम्परेचर होने पर। तो जो 4 डिग्री जो मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर से यदि और बिलो टेम्परेचर हो जाता है तो फिर हम उसको चिल कोमा कहते हैं, ट्यूटरल टेम्परेचर कहते हैं। और यदि 45 डिग्री टेम्परेचर है और इससे और अधिक टेम्परेचर चला जाए तो फिर हम इसे हीट कोमा कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हीटिंग वाला टेम्परेचर हो गया। और हीटिंग वाले टेम्परेचर पर क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेशन बढ़ेगा, हमारा ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, सांस लेने में हमें परेशानी आएगी। और धीरे धीरे यदि और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर हमारी सेल्स हैं जो ब्रस्ट करने लगती हैं, फट जाएंगी। तो इस तरह से, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिविटी, एक मशीन को हम 2 वोल्ट पर चला रहे हैं और उसको धीरे धीरे 3 वोल्ट पर चला दें, 4 वोल्ट पर चला दें, 5 वोल्ट पर चला दें और ऐसे वो चलते चलते फेल हो जाए। फेल होने का मतलब क्या है कि वो फ्री हो जाए, अब वो कंट्रोल से काम ना करें। ऐसा पंखे में भी देख सकते हैं, हम 1 पर चलाया, धीरे धीरे चल रहा है, 2 पर चलाया, 3 पर चलाया, मैक्सिमम चलाते हैं 5 पर, लेकिन उससे और आगे चला दे तो हो सकता है गिर के ही नीचे आ जाए, घूम घाम के नीचे गिर जाए। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि हीट कोमा, जो हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाए, हाई टेम्परेचर जैसे 45 हो, उससे भी और ऊपर टेम्परेचर चला जाए, जिस पर जीव निष्क्रिय हो जाए वो हीट कोमा कहलाता है। मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जीव निष्क्रिय हो जाए वो चिल कोमा कहलाता है। और इसमें हम देखते हैं कि यदि एंजाइम्स, हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं एंजाइम्स, उन एंजाइम्स का यदि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनकी एक्टिविटी है वो 2 गुना बढ़ जाती है। 2 गुना बढ़ने का मतलब कि हमारी जब 1 गुना एक्टिविटी हो रही है तो हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, सब कुछ हम एक्टिविटी नॉर्मली कर रहे हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए और हमारे उन एंजाइम्स की एक्टिविटी 2 डिग्री बढ़ जाए, 2 गुना हो जाए, है ना। हमारा जैसे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है और हमारे को उठा के कोई 68 डिग्री पर, कितना हुआ 74 डिग्री पर, है ना, 74 डिग्री पर हमारे को रख दिया जाए तो हमारे एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाएगी। इसका मतलब यदि किसी जीव को 37 डिग्री से 74 डिग्री पर रख दिया जाए तो वो डबल एक जीव है लेकिन 2 शरीर के जितना एंजाइम उसका काम करने लगे, तो इसका मतलब फेल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इतना टेम्परेचर तक तो जिंदा रहना बड़ी मुश्किल बात है। वो तो वैसे ही कम टेम्परेचर पर 1-2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री बढ़ता है, तभी टेम्परेचर पर मर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरह से ये टेम्परेचर डिपेंड करता है हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इंटरनल जो हमारी केमिकल मेटाबॉलिज्म में, सारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कम व अधिक तापमान पर रहने वाले जीव, उनको हम कहते हैं यूथर्मल। कम एवं अधिक तापमान पर जो जीव रहते हैं उनको हम यूथर्मल कहते हैं। ठीक है, यूथर्मल जैसे हमने कोण का देखा था कि जो 5 डिग्री से और 21 डिग्री तक रहते हैं, इसका मतलब वो यूथर्मल है। कम या ज़्यादा टेम्परेचर, हम खुद हैं वो यूथर्मल है। यूथर्मल मतलब हम कम टेम्परेचर पर भी जिंदा रहते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर है तब भी हम जिंदा रहते हैं, तो ये टाइप है यूथर्मल। ठीक है, इसके अलावा हम स्टेनोथर्मल भी कहलाते हैं कि जो छोटे परास में रहते हैं, मतलब उनको तापमान ज़्यादा परिवर्तित नहीं चाहिए होता है। जैसे हमने तालाब में देखा था नीचे वाली परत जिसमें जो हाइपोलिम्निया कहलाती है, हाइपोलिम्निया, जिसमें कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता था। तो ऐसे जीव जिनके टेम्परेचर परास कम होता है उनको हम स्टेनोथर्मल कहते हैं। स्टेनोथर्मल एक हो गया यूथर्मल वो जीव जो कि कम और ज़्यादा टेम्परेचर पर आसानी से रह सकते हैं, उनको यूथर्मल, मतलब थर्मल तापमान से उनको कोई परेशानी नहीं है, वो कम और ज़्यादा में आसानी से रह सकते हैं। लेकिन ऐसे जीव जिनका ज़्यादा फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का, तापमान का
करते हैं हम तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उनको फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जैसे फंगस को ग्रो करवा रहे हैं तो 37 डिग्री मेंटेन कर देते हैं इंक्यूबेटर में, 37 डिग्री ही चाहिए उसको, तो 37 पर ही वो ग्रो करता है। बैक्टीरिया हम उसको 25 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो 25 पर ही ग्रो करता है। तो उनका यदि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन किया जाए तो वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसे जीवों को हम स्टेनोथर्मल कहते हैं, स्टेनोथर्मल कहते हैं। स्टेनोथर्मल कहा जाता है ऐसे जीवों को। इनको तनुतापी है ना, जिनका तापमान समान होता है उनको हम तनुतापी भी कह सकते हैं। तो अब हमारा तापमान के साथ जो जीवों का संबंध है, तापमान का हमारा पूरे पृथ्वी पर तापमान किस तरह से रहता है, ये सब हमने देखा है कि यहाँ पर एक बार हम देख सकते हैं इसको, पानी के जमाव को 0 डिग्री और पानी के बॉइलिंग को 100 डिग्री, इन दोनों को बांटकर हम पैमाना सेट किया जाता है। ठीक है, तापमान को मापने का पैमाना सेट किया जाता है। सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी इकाइयाँ हैं तापमान की। उसके बाद में जो पृथ्वी पर सूर्य है वो जो तापमान का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, परिक्रमण गति है और पृथ्वी का अपने ध्रुव पर झुकाव होना होता है। तो ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि दिन रात कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, दिन होगा, रात होगी, या फिर मौसम कैसे होंगे। पृथ्वी यदि सूर्य से दूर जाती है तो जैसे वो जनवरी का महीना हो उसमें ठंड होगी, पृथ्वी यदि सूर्य के पास में रहती है तो इसका मतलब वो गर्मी होगी, और वो जून जुलाई का महीना होगा। पृथ्वी कितनी टेढ़ी है वो दिन का ड्यूरेशन डिसाइड करता है, कितना बड़ा दिन होगा, कितनी बड़ी रात होगी। दिन होगा या रात होगी, पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सामने है तो दिन होगा और पीछे की तरफ है तो रात होगी। तो ये सारे पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण और झुकाव होने के कारण होते हैं। झुकाव होने के कारण क्या होता है कि ध्रुवों पर भी प्रकाश पहुंच पाता है, नहीं तो यदि ये ऐसे ही घूमता रहता तो ध्रुवों पर हमेशा रात ही होती, दिन होता ही नहीं। लेकिन अभी भी ध्रुवों के ऊपर 3 महीने रात और 3 महीने दिन और 9 महीने रात, इस तरह का जो रात दिन का सिस्टम चलता है। उसी के अनुसार जब जुलाई का महीना ये होता है तो अधिकतम टेम्परेचर यहाँ पर जो रेगिस्तान में अधिकतम टेम्परेचर नोट किया गया वो 60 डिग्री टेम्परेचर। अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर साइबेरिया में -70 डिग्री टेम्परेचर है। तो इस तरह से इन रेंज, हाईएस्ट जो रेंज है जैसे 60 डिग्री और -70 डिग्री, इस तरह से जीव रहते हैं जो फेवरेबल टेम्परेचर में रहते हैं 4 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जीव इस टेम्परेचर पर पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर इस प्रकार का रहता है। तो 4 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में अधिकतर जीव पाए जाते हैं। और यदि इसका ये जो मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है, जो मिनिमम रेंज है, और हाईएस्ट रेंज है वो हाईएस्ट इफेक्टिव टेम्परेचर है, मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। और इससे ऊपर यदि टेम्परेचर जाता है जीव के लिए तो हीट कोमा कहलाता है, और यदि नीचे टेम्परेचर आता है तो वो चिल कोमा कहलाता है, चिल कोमा कहलाता है। इसी तरह से यूथर्मल वो जीव होते हैं जो कि समान तापमान पर जिंदा रहते हैं, मतलब यूथर्मल समान तापमान, जैसे कि एक तापमान की रेंज पर कम या ज़्यादा टेम्परेचर है कोई दिक्कत नहीं, उनको वो आराम से जिंदा रह सकते हैं। तो जैसे हम सर्दियों में टेम्परेचर 4 डिग्री तक भी सहन करते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी सहन करते हैं, तो हम उसी यूथर्मल टाइप के होते हैं। स्टेनोथर्मल को फिक्स, स्टेनोथर्मल जो कि उनको फिक्स करके टेम्परेचर देते हैं कि वो 1-2 डिग्री ऊपर नीचे रह सकता है, उसी टेम्परेचर पर वो जिंदा रहते हैं। तो ये टेम्परेचर जीव को किस तरह से प्रभावित करता है उस तरह से हम देख पाते हैं कि जैसे हिमालय के पहाड़ के ऊपर देखते हैं, चोटी के ऊपर जीव कम रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर लो है। लेकिन हम मैदानी भागों में आते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है तो वहाँ पर जीव ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर अधिकतम होता है, जैसे यदि हम रेगिस्तान में आ जाएँ तो वहाँ पर टेम्परेचर फिर अधिकतम हो गया तो वहाँ पर जीव कम पाए जाते हैं। तो जीवों की जो डाइवर्सिटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है, ये हम देख सकते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसा सिस्टम है। प्लांट को हम ना तो लगाते हैं ना वो वैसे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। और सक्सेशन जो हम पढ़ते हैं कि प्लांट किस तरह से परिक्रमण करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग पेड़ पौधे लगते रहते हैं। तो हाईएस्ट जो चोटी है पहाड़ की उस पर छोटे छोटे प्लांट्स लग पाते हैं, और जो नीचे जो मैदानी भाग हैं, जो तलाई वाले एरिया हैं, वहाँ पर पौधे ज़्यादा होते हैं। तो वो क्लाइमेट की कंडीशन डिसाइड करती है कि प्लांट कहाँ पर सेट होगा। इसलिए
क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट में तापमान भी इंक्लूडेड है, और तापमान जीवों को डायरेक्ट इफेक्ट देता है जिसके बेस पर जीव रहते हैं, और उसी की रेंज में जीवों को रहना होता है, क्योंकि अपना खुद का बॉडी का टेम्परेचर जीवों को मेंटेन करना होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर, रेस्पायरेशन, ये सब हम देखते हैं कि तापमान पर किस तरह से पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, मतलब इनके ये पूर्ण रूप से समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण, रेस्पायरेशन ये सब बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन बढ़ता है, कम होता है तो घटती हैं। तो उससे ज़्यादा यदि रेंज से बाहर चला जाता है तो फिर वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती हैं, और जैसे हीट कोमा और चिल कोमा इफेक्ट आता है, वो उस तरह के इफेक्ट आने लगते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारा एजेबिक फैक्टर है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।